अब हम बात करते हैं प्लानिंग। इंजीनियर्स डे कब होता है? 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे होता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? एम विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया की वजह से होता है, ओके। इनकी किताब का नाम क्या था? तो सबसे पहला प्लान हमारा जो आया था ना, वो हमारा एम विश्वेश्वरैया का प्लान आया था, ठीक है। इनकी किताब कौन सी थी? इनकी किताब का नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी। द प्लान्ड इकोनॉमी। तो इनका जो प्लान था ना, उसमें इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि फर्स्ट हमारा एम विश्वेश्वरैया प्लान, ठीक है। तो इसके अंदर कहा गया कि हमें ज़रूरत है एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री में शिफ्ट करने की। विश्वेश्वरैया, देखो वो सिविल इंजीनियर है, ठीक है, विश्वेश्वरैया, ठीक है। तो उसको क्या है, उसको चाहिए बिल्डिंग चाहिए। अब एग्रीकल्चर में क्या है, उसकी बिल्डिंग नहीं बन पा रही थी, तो उसने कहा कि ना आप एग्रीकल्चर में बिल्डिंग वगैरह बनाओ, ठीक है। तो अब लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों करें हम, ठीक है। तो उसने बोला कि इससे क्या होगा, हमारी जो इनकम है ना वो डबल हो जाएगी। डबल इनकम। डबल इनकम कैसे हो जाएगी? जैसे कि एक इंसान है, वो इंडस्ट्री में काम करेगा, ठीक है, जो भी अपना काम करेगा 8 घंटे, फिर 8 घंटे वो फसल को दे देगा, नाइट शिफ्ट कर लेगा और फसल को देख देगा, तो क्या हो जाएगा, डबल इनकम हो जाएगी। इस तरीके से कहा, मतलब ये नहीं कहा है, मैं बता रही हूँ, ओके। सेकंड प्लान है हमारा बॉम्बे प्लान, ठीक है। बॉम्बे प्लान हमारा आया है 1944 के अंदर। अब इसमें क्या बात की गई है? तो इसमें ये कहा गया है कि बॉम्बे प्लान के अंदर इन्होंने कहा कि हाँ, इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है। देखो बॉम्बे है तो बॉम्बे में इंडस्ट्री की बात ज़रूर होगी, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ की बात की गई है, लेकिन इसने ये कहा कि लेकिन सरकार की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रीज़ के पास क्या है, लैक्ड फाइनेंशियल रिसोर्स। इंडस्ट्रीज़ के पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कहा कि आप एक्शन लें, ठीक है। तो इसमें एक लाइन अगर इसको मैं लिखूं तो ऐसे लिखी जाएगी, स्ट्रांगली एंडोर्स्ड स्टेट इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। देखो बॉम्बे में कुछ काम करना इतना आसान तो होता नहीं है, तो बॉम्बे के अंदर ये कह रहे हैं कि ना फाइनेंशियल मसल, यार बॉम्बे बहुत वैसी कंट्री है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई सरकार को ज़रूर रोल निभाना पड़ेगा, तभी काम चल पाएगा। बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे प्लान के अंदर एक और बात हुई है। इसने कहा कि 15 साल के अंदर हम पर कैपिटा इनकम को डबल करेंगे। 15 साल के अंदर पर कैपिटा को डबल करेंगे और नेशनल इनकम को हम ट्रिपल करेंगे। पर कैपिटा को डबल कर देंगे। आज आदमी 20 कमा रहा है तो 40 कमाएगा, इससे क्या होगा, नेशनल इनकम जो है वो ट्रिपल हो जाएगी। बॉम्बे प्लान के अंदर कहा गया है, बॉम्बे प्लान के अंदर, ठीक है, नेशनल इनकम को ट्रिपल कर देंगे, ट्रिपल, और पर कैपिटा इनकम को डबल। थर्ड हमारा प्लान आया है, थर्ड प्लान जो हमारा आया है वो है हमारा श्रीमन नारायण प्लान। श्रीमन नारायण प्लान, ठीक है। तो श्रीमन नारायण प्लान के अंदर क्या है कि ये हमारा 1944 के अंदर आया है, ठीक है। ये एक तरीके से ना गांधीयन प्लान था। श्रीमन नारायण, देखो श्रीमन नारायण, गांधी जी तो बहुत मानते हैं नारायण भगवान इन सबको, तो वही श्रीमन नारायण गांधीयन प्लान था।
इसमें किस किस के ऊपर बात की गई है? इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, और इसमें फोकस किसके ऊपर किया गया है? रूरल डेवलपमेंट की बात की गई है। किसके थ्रू? कॉटेज इंडस्ट्री के थ्रू। अब फिर हमारा प्लान आता है, उस प्लान का नाम है ये एम एन रॉय का प्लान आया फिर हमारा। ठीक है, एम एन रॉय। तो ये कब आया हमारा? 1945 के अंदर। 1945 के अंदर हमारा एम एन रॉय का प्लान आया है। एम एन रॉय में तो एक ही बात मानी जाती है, सोशलिस्ट। ठीक है, किसके ऊपर बिहाफ पे बेस है ये? मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के ऊपर। ठीक है, ये कहता है कि ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर, ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर। एम एन रॉय एग्रीकल्चर के बारे में कह रहा है, और ये क्या कहता है कि आप जो है ना एग्रीकल्चर को क्या कर दो? एग्रीकल्चर को आप नेशनलाइज कर दो। ठीक है, नेशनलाइज कर दो एग्रीकल्चर को। ठीक है, अब हमारा आया है 1950 के अंदर जयप्रकाश नारायण प्लान। तो जयप्रकाश नारायण प्लान हमारा आया 1950 के अंदर। इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें बात हुई कि इसमें पर्टिकुलरली बात हुई है कि पहली बात तो ये है कि ये जो था ना, ये सर्वोदय प्लान के नाम से भी जाना गया। और ये जो था ना, ये विनोबा भावे की फिलॉसफी से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, तीसरी बात इसमें ये थी कि इन्होंने कहा वही एग्रीकल्चर पे और कॉटेज, क्या कहा? एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्री पे फोकस किया। ठीक है, चौथी बात ये की कि इन्होंने भी डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर काम किया है, मतलब स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, इन्होंने फिर लैंड रिफॉर्म के ऊपर कहा, क्योंकि देखो ना, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात है, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात है ये। तो इन्होंने लैंड रिफॉर्म एंड डिसेंट्रलाइज पार्टिसिपेटरी प्लानिंग की बात की है। तो लैंड रिफॉर्म की बात यहाँ पे हुई है। भूदान मूवमेंट क्या है? विनोबा भावे की भूदान, कि अपने ज़मीन को दान करो। तो भाई लैंड रिफॉर्म की बात यहीं पे ही होगी, है ना। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग की बात है। तो 5 पॉइंट है, 1950 में ये आया है, सर्वोदय प्लान है ये। विनोबा भावे, एग्रीकल्चर एंड स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज, लैंड रिफॉर्म, डिसेंट्रलाइजेशन, पार्टिसिपेटरी प्लान। देखो ये जो नारायण वाले प्लान है ना, ये इसी की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की और कॉटेज, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की। अब इंडिया के पास ये इतने सारे प्लान हुए, ये 5वां प्लान था। तो इंडिया के पास ये 5 प्लान थे, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस हो गया, है ना। ठीक है, तो अब बात ये आ रही थी कि इंडिया क्या चुने। तो एक मिनट, तो बात ये आ रही थी कि अब इंडिया इंडिया का क्या डिसीजन होगा। यहाँ पे कौन लोग थे? लिबरल कैपिटलिस्ट,
वर्सेस सोशलिस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, देश हमारा जस्ट आज़ाद हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी है कि नहीं, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है। तो इस टाइम पे इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया ने दिया मिक्स्ड इकोनॉमी कि यार ठीक है, हम भी काम करेंगे, आप भी काम करो, हम दोनों काम करेंगे। इंडिया का जो मॉडल था ना वो क्या था, स्टेट सपोर्टेड मॉडल। और इसके पीछे कारण ये थे कि एक तो क्या बोलते हैं इसे, एक मिनट, एक और इंटरनेशनल फैक्टर्स भी बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, इंटरनेशनल फैक्टर जैसे कि एक तो हमने यूएसएसआर का एक्सपीरियंस देखा, जैसे ही वहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 के अंदर, तो रशिया के अंदर यूएसएसआर के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। ठीक है, दूसरा 1929 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला, तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट जितने भी थे उन्होंने पैसा वैसा खा लिया था। तो ये दो कारण थे, और भी बहुत सारे कारण थे, इनकी वजह से हमने फिर ये वाला मॉडल चूज़ किया। दूसरी बात, 1938 के अंदर हमारा ये नेशनल प्लानिंग कमेटी भी बन चुकी थी। नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसका भी यही था कि नहीं, हमें इस पे काम करना चाहिए। लेफ्ट विंग पार्टीज़ भी यही कह रही थी, है ना, लेफ्ट विंग पार्टीज़ भी यही कह रही थी। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए हमने 1, 2, ये 3 और ये 4, एक कीनियन इकोनॉमिक्स की बात थी, एक मार्शल प्लान था, है ना, ये सब यही कह रहे थे कि यार स्टेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए हमने इसको अपना लिया। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब हम बनाएंगे प्लानिंग। ओके, तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अब हम बात करते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं हेरोल्ड डोमार मॉडल। हेरोल्ड डोमार मॉडल, ठीक है, ये कौन से ईयर में था, 1951 से, तो इसकी ड्यूरेशन का है 1951 से 55 तक, सॉरी 1951 से 56 तक, 5 साल का होता है ना ये। इस टाइम पे ये किसका टाइम चल रहा है, जवाहरलाल नेहरू का टाइम चल रहा है। ठीक है, इसने क्या कहा, इसने फोकस किया है एग्रीकल्चर के ऊपर, है ना, एग्रीकल्चर के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर और प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर। अब जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो किसको मानते हैं, सोशलिज्म को मानते हैं। तो यहाँ पे बात हुई है पीएसयू की। ठीक है, ये प्लान जो था ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। इसमें टारगेट था, टारगेट की ज़रूरत नहीं है, 2.1% अचीव करेंगे, बट कितना कर गए अचीव, 3.6। अब हम बात करते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान के ऊपर। ठीक है, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के ऊपर अब हम चलते हैं। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर क्या था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेहरू नेहरू महालनोबिस प्लान बोलते हैं।
इसके अंदर क्या था, नेहरू महालनोबिस प्लान इसको कहा जाता है। इसके अंदर इसका टेन्योर क्या है, 1956 से 61 तक है पहली बात तो। ओके, इसमें क्या है, इसके अंदर ना मेजर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है, इसमें दूसरी बात क्या की गई है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि जो जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग घर में ही बना लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इनवर्ड लुकिंग मॉडल। क्योंकि आप बाहर नहीं देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि घर के अंदर ही सारे का सारा काम कर लिया जाए, तो इनवर्ड लुकिंग मॉडल। ठीक है, इसी को ही कहा जाता है। फिर यहाँ पे एक प्रोटेक्शनिज्म भी कहा जाता है इस प्लान को। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है, जब आप कंपटीशन फ्री एनवायरनमेंट में चलते हैं, कंपटीशन फ्री एनवायरनमेंट में जब आप चलते हैं तो इसको बोला जाता है प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रोथ की हमारा टारगेट था 4.5 का, लेकिन ग्रोथ कितने की हुई, 4.3 की। तो ठीक है, इसको इसको ये नहीं कहेंगे कि एकदम फेल हो गया है, ये नियर अबाउट था। ठीक है, तो इसको हम लोग ठीक ठाक मानते हैं। अब यहाँ पे क्या था ना, हाँ, इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात जो की गई है, इसमें क्या है कि हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात कर दी है, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़। ठीक है, यहीं पे ही फिर क्या होता है, यहीं पे ही फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है इसी टाइम पे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये कब आई हमारी, 1956 के अंदर। ठीक है, और इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई थी ना 1956 के अंदर, वो दी गई थी PSUs को जिम्मेदारी। किसको जिम्मेदारी दी गई, PSU को। अब हम चलते हैं अपने थर्ड 5 ईयर प्लान के ऊपर। ठीक है, तो थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है, तो थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर क्या होता है, सॉरी, हाँ, तो ये प्लान जो था ना, ये वाला, इसमें क्या किया गया है, इसी प्लान के अंदर, सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर, इसमें इंडस्ट्रीज़ को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 शेड्यूल के अंदर। शेड्यूल ए में क्या कहा गया, ठीक है, तो शेड्यूल ए में क्या कहा गया, शेड्यूल ए में कहा गया कि केवल गवर्नमेंट मतलब स्टेट ही पूरा का पूरा कंट्रोल करेगा कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, जैसे कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, एटॉमिक एनर्जी है, आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, एटॉमिक एनर्जी है, रेलवे है। दूसरा कहा गया प्राइवेट के बारे में, दूसरा कहा गया शेड्यूल बी। ठीक है, तो ये शेड्यूल ए हो गया हमारा, फिर है हमारा शेड्यूल बी। शेड्यूल बी में स्टेट प्लस मार्केट की बात की गई। ठीक है, स्टेट प्लस मार्केट की बात की गई, तो इसमें कहा गया कि बैंकिंग के अंदर और इंश्योरेंस के अंदर दोनों काम कर सकते हैं। स्टेट प्लस प्राइवेट जो है, बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों में काम कर सकते हैं। ठीक बात है। शेड्यूल सी में ओनली प्राइवेट, तो ओनली प्राइवेट जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर, जैसे कि जो कंज्यूमर के वो चीज़ें होती हैं ना, ये सब चॉकलेट वगैरह बनाना, इसके अंदर ये प्राइवेट काम कर सकता है। अब फिर हमारा आया थर्ड प्लान। ठीक है, तो थर्ड प्लान हमारा आएगा 1961
1 से 66 तक, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गार्डियल योजना। अब इस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो चुकी है, तो कौन है यहाँ पे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री है यहाँ पे, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये प्लान जो था, इसका टारगेट था 5.6 का, बट अचीव हो पाया 2.8, तो ये बहुत फेल हो गया, ठीक है। ये क्यों फेल हो गया, इसके कारण ये रहे हैं कि 1962 के अंदर चाइना ने अटैक कर दिया, 65 के अंदर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया हमारा, और हमारा ड्रॉट पड़ गया। इसी चीज़ के चलते लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया। क्या नारा दिया, जय जवान जय किसान, ठीक है। अब ये सब करने के बाद लगा कि यार अब हमें ना बहुत मतलब बहुत एक मेंटली भी इंसान बहुत परेशान हो गए थे। तो फिर लगा कि नहीं, अभी हमें थोड़ा सा ना रुकना चाहिए, हमें 5-5 साल की प्लान बना के हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए अभी क्या किया जाए, अब छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनुअल प्लान बनाए गए कि हम लोग ना 1-1 साल का प्लान बनाएंगे अब, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, प्लान हॉलीडे, ठीक है, प्लान हॉलीडे। तो इसमें हमने 3 प्लान बनाए पर्टिकुलरली। ये हमने बनाए 1966 से 67, 67 से 68, 67 से 68, 68 से 69, ठीक है। अब ये किसका टाइम चल रहा है, तो ये टाइम चल रहा है किसका, इंदिरा गांधी का, है ना। अब यहाँ पे क्या था ना, हमारे पास हो गई थी ये युद्ध की वजह से फूड शॉर्टेज, क्योंकि हमारा जो पैसा था वो लग गया था युद्ध लड़ने के लिए। तो इसीलिए इस टाइम पे हमारा आ गया था ग्रीन रेवोल्यूशन। इन्हीं एनुअल हॉलीडे चल रही थी ना सबकी, तो बस ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया हमारा। एक और बात, यहाँ इस प्लान का टारगेट कितना था, कितना टारगेट था इसका, यहाँ पे इसका टारगेट जो था वो रखा ही नहीं गया, कुछ नहीं रखा गया, बट एक्चुअल ग्रोथ कितनी हो गई, तो 3.9% ग्रोथ हो गई थी यहाँ पे 3 साल के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा 4th 5 ईयर प्लान। तो 4th 5 ईयर प्लान हमारा आया है 1969 से 74 के बीच में। इसमें भाई इंदिरा गांधी है, तो इंदिरा गांधी क्या कहती है, ग्रोथ तो इंदिरा गांधी का था कि क्या करना है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस, ओके। तो इसमें पहली बात क्या कही गई है, देखो ये जो प्लान था ना, ये कुछ 5 पॉइंट के लगभग ऐसा कुछ इसका टारगेट सेट किया गया था 5.7 के लगभग, बट ये अचीव कर पाए 3.3%। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण ये था कि 3 कारण हुए इसके पीछे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, तो ये भी अचीव नहीं हो पाया। क्यों नहीं अचीव हो पाया, क्योंकि यहाँ पे 1971 के अंदर इंडो बांग्लादेश का वॉर हो गया था। और यहाँ पे क्या बात की गई, यहाँ पे फेरा की बात की गई, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट,
MRTP की बात की गई, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। फेरा की बात हुई, MRTP की बात हुई, और यहाँ पे 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स। तो ये 14 बैंक्स कब नेशनलाइज हुए हैं? फोर्थ प्लान के अंदर। अब हम बात करते हैं अगला। अगला है हमारा 5th 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो 5th 5 ईयर प्लान हमारा था 1974 से 79 के बीच में, ठीक है, 1974 से 79 के बीच में। इसमें क्या हुआ है? इसमें वही सोशल जस्टिस के बारे में बात की गई है। इसमें पहली बात ये थी कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। तो गरीबी कैसे हटाई जाएगी? जब पॉपुलेशन पॉलिसी होगी। तो इसी प्लान के अंदर फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी की बात की गई है। और इसी में ही 20 पॉइंट प्रोग्राम है, 20 पॉइंट प्रोग्राम किया। इनको 20 पॉइंट समझाओ, 20 पॉइंट प्रोग्राम, इनको 20 पॉइंट समझाओ कि किस तरीके से आप ये ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो आप कैसे आप खुश सुखी रह सकते हैं एक तरीके से, है ना। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम की बात भी इसी में की गई है, ठीक है। और इसमें जो टारगेट रखा गया था ना ग्रोथ का, तो टारगेट रखा गया था इसके अंदर 4.4 का। बट अब फर्स्ट प्लान के बाद ये एक ऐसा प्लान है जो 4.8 की ग्रोथ कर गया है, तो काफ़ी अच्छा रहा है ये। बट होता क्या है कि अब सरकार जो है वो चेंज हो जाएगी। 1978 के अंदर जनता पार्टी आ जाएगी। जनता पार्टी वही कि नहीं, ये तो इंदिरा गांधी का प्लान था, तो जनता पार्टी ने क्या किया? जनता पार्टी ने इस प्लान को टर्मिनेट कर दिया। तो अब देखो वो प्लान चल रहा था हमारा 1974 से 79 के बीच में, ये प्लान को टर्मिनेट कर दिया गया है ना। तो यहाँ पे 1978 में ये मोरारजी देसाई आके बैठ गए, ठीक है, मोरारजी देसाई। और इसने मोरारजी, एक सेकेंड, मोरारजी देसाई। और इसने कौन सा प्लान बनाया? इसने एम्प्लॉयमेंट के लिए काम किया कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे, ठीक है। तो मोरारजी देसाई ने, मोरारजी, माँ कैसे राजी होगी? देसी लोगों की माँ कैसे राजी होती है? हाँ भाई, छोरे की नौकरी लग जाए। देसी लोगों की माँ कैसे राजी होती है कि छोरे की नौकरी लग जाए? तो ये 2 साल के लिए आया था, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया क्या? रोलिंग प्लान। ओके। तो अभी क्या होता है ना कि एक 6 5 ईयर प्लान आएगा, ठीक है ना। तो 6 5 ईयर प्लान कौन से बीच में आएगा? तो 6th 5 ईयर प्लान हमारा आएगा ये हमारा आएगा 1980 से 85 के बीच में। ये अभी हम बताएंगे, पहले हम लोग 7th 5 ईयर प्लान देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग 7th 5 ईयर प्लान देखते हैं। 7th 5 ईयर प्लान हमारा आया है 1985 से 1990 के बीच में, ठीक है, 1985 से 1990 के बीच में। तो यहाँ पे टारगेटेड ग्रोथ कितनी थी? यहाँ पे टारगेटेड ग्रोथ कितनी थी? ये मानी गई थी 5%। बट ये भी सक्सेसफुल हुआ है। ये किसके टाइम पे? राजीव गांधी के टाइम पे ये, ठीक है। तो राजीव गांधी
उसका बेटा, दोनों माँ बेटे अच्छा काम करके गए हैं राजीव गांधी के टाइम पे। और एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई है? टारगेट क्या था? 5% का, कर दी 6%। वेरी गुड। 5% से 6% का पूरा ग्रोथ कर दिया। ठीक है, अब 6-5 ईयर प्लान की हम पहले बात करते हैं। तो 6-5 ईयर प्लान के अंदर हुआ क्या है कि यहाँ पे दोबारा से इंदिरा गांधी आ गई। ठीक है, उसने किस पे फोकस किया? उसने कहा कि अच्छा, तुमने किस पे फोकस किया? तो तुमने एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया था। ठीक है, तो इसने भी पॉवर्टी पे फोकस किया और इसने भी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस किया। ये करने से ग्रोथ जो थी ना, वो 5.2 की सोची थी, लेकिन ये फिर जीतती है। इंदिरा गांधी का प्लान फेल नहीं हो रहा है, 5.7 ग्रोथ कर दी। ठीक है, अब आएगा इसका बेटा। अब इसका बेटा आ रहा है 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान के अंदर इसका बेटा आ रहा है। ठीक है, 1980 से 85। ठीक है, तो अब इसका बेटा अब एक जवान हमारा प्राइम मिनिस्टर बन रहा है ना। तो ये क्या करेगा? इसने कितनी रखी थी? 5%। इसकी भी 6% होगी, तो माँ बेटे का काफ़ी बढ़िया रहा है। ठीक है, तो अपना अगर हम बात करते हैं 5वां, छठा, 7वां, ये प्लान काफ़ी अच्छे रहे हैं हमारे, है ना। 5वां, छठा, 7वां, और तीसरे में भी यही है ना। तीसरे में कारगिल योजना है। ओके ओके। चौथा नहीं, चौथा तो ख़राब रहा है अपना। अच्छा, 5वां, छठा, 7वां ये बढ़िया रहे हैं अपने। 5, 6, 7 ये अच्छे रहे हैं, है ना। देखो, अगर नंबर भी बोलते तो यार 5, 6, 7 नंबर फिर भी चल जाते हैं। 10 में से कितने आए? 5, 6, 7। ठीक है, अब ये जवान हमारा प्राइम मिनिस्टर बन रहा है ना, राजीव गांधी। राजीव गांधी। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि इसमें क्या क्या है पर्टिकुलरली, यहाँ पे फोकस किया गया किसके ऊपर? साइंस के ऊपर। साइंस एंड टेक पे फोकस किया गया। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर काफ़ी अच्छा फोकस दिया इन्होंने। प्राइवेट सेक्टर जो था वो ग्रो करने लग गया। ठीक है, फूड, वर्क एंड प्रॉपर प्रोडक्टिविटी पे काम किया। फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी अच्छा काम किया। अब इसके टाइम से क्या हो रहा है ना कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसको प्रायोरिटी मिलने लग गई है। जवान आदमी है, उसको पता है कैसे कैसे क्या करना होता है, तो प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी मिलने लग गई है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो हिंदू ग्रोथ रेट है ना, हिंदू ग्रोथ रेट, वहाँ से ये इंडिया जो है बाहर निकल पा रही है हिंदू ग्रोथ रेट से। ठीक है, क्या लिख रही हूँ मैं? ये कम आउट फ्रॉम हिंदू ग्रोथ रेट। ठीक बात है। तो यहाँ से अब इंडिया की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है उसकी, ऐसे राइज करने स्टार्ट कर दिया उसने। बट अब इतना करना इतना आसान थोड़ी ना था, कोई ना कोई दिक्कत तो आएगी ही आएगी। तो दिक्कत ये आई, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फिस्कल डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फिस्कल डेफिसिट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि खर्चे पे खर्चा किए जा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर रहे हैं, लोन लिए जा रहे हैं, खर्चा किए जा रहे हैं, खर्चा किए जा रहे हैं। क्योंकि सोचो ना, एकदम से कोई इंसान 2% की ग्रोथ है उसकी और एकदम से वो 6% पे लेके जा रहा है, मतलब उसने खर्चा कर दिया बीच में बहुत सारा, तो बैलेंस नहीं कर पाया है। बैलेंस होना भी असंभव था। तो बस ये सबसे बड़ी समस्या हो गई। ये मतलब क्या है कि लोन लेके दिखा दिया कि हाँ भाई हमारे पास इतना पैसा है, बट एक्चुअल में वो पैसा नहीं है, वो लोन है, दूसरों का पैसा है। अब बाहर से कुछ इम्पोर्ट करवाना है ना, तो हमें डॉलर की ज़रूरत है और डॉलर हमारे पास है ही नहीं। तो ये क्राइसिस आ गया बहुत भयंकर, बीओपी क्राइसिस। तो जवान आदमी ऐसे ही होते हैं, कर दिया खर्च। अब इतना कुछ हो गया ना, जैसे कि, तो जब इतनी सारी क्राइसिस वगैरह हो गई हैं तो बोले कि यार इनसे तो बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा हमें, है ना। ठीक है, तो बोले कि यार इनसे बचने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो क्या करना पड़ेगा इनसे बचने के लिए? तो हमने 1 साल का गैप ले लिया। ठीक है,
हमने 1 साल का गैप ले लिया, ठीक है। फिर हमने एक 8th 5 ईयर प्लान हम लेके आए। 8th 5 ईयर प्लान हम लेके आए, ठीक है। ये कब आया? 1992 से 1997 के बीच में, 1992 से 1997 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव है यहाँ पे। तो क्या बात हुई है यहाँ पे? पीवी नरसिम्हा राव हैं। तो यहाँ पे ये बात होती है बेसिकली कि क्या करते हैं ना हम यहाँ पे ना, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर फोकस किया गया, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर फोकस किया। देखो, जब मैं 8वीं क्लास के अंदर हुई थी तो कहा गया था ना कि नहीं, इस स्कूल से निकालेंगे, इसको ना कहीं अच्छे स्कूल में डालेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम किया गया है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम किया गया, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बात की गई, एजुकेशन के लिए बात की गई, एंड हेल्थ के लिए बात की गई, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़ तो हमें पता ही है कि 1992 के अंदर एलपीजी आ गया था। क्यों? क्योंकि हर चीज़ के लिए इनको लाइसेंस लेना पड़ रहा था, इसलिए एलपीजी आ गया। दूसरा ये हो गया, एलपीजी के थ्रू हमें एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिल जाएगा, है ना। दूसरा हमारा फिर है कि हम लोग एजुकेशन पे फोकस करेंगे। तो एजुकेशन के लिए हमने क्या करेंगे? हमने मिड डे मील स्कीम चलाई, मिड डे मील, ताकि खाने को देख के बच्चे स्कूल आने लग जाए, है ना। हेल्थ के लिए हमने क्या किया? और हमने क्या किया? हमने एमपी लैड प्रोग्राम भी इसी टाइम पे हम लेके आए हैं, एमपी लैड प्रोग्राम। और हमने नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम चलाया, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चलाया, ताकि इससे भी कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। ये हो गई 3 चीज़ें। तीसरी चीज़ क्या हुई यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा 73rd एंड 74, 92 का टाइम है ना ये, तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आई, है ना। इससे क्या हुआ? इससे पीआरआई और म्यूनसिपैलिटीज़, इन सबको वो किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ठीक है। चौथा काम क्या हुआ यहाँ पे? इसी टाइम पे ना हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम। इस वजह से यहाँ पे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, किसको? सेबी को। अब इसका जब नरसिम्हा राव का जो प्लान था ना, ये भी काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। इसमें हमारी ग्रोथ, हमने सोचा था कुछ 5% तक हम अचीव करेंगे, बट हम अचीव कर गए थे 6.8 तक। तो ये भी काफ़ी अच्छा रहा था। तो हमारा 5, 6, 7 और 8 ये हमारे बढ़िया रहे हैं, इसमें हमने ग्रो किया है। लेकिन अब आएगा हमारा 9th प्लान, है ना। तो वही है कि ज़्यादा ही अच्छा हो रहा था। तो अब आएगा हमारा 9th प्लान। इसमें हमारे कौन आ जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। अब ये जो थे ना, इस टाइम पे ये फिर ग्रोथ कुछ कर लिया था इन्होंने। 1 मिनट। तो अब इन्होंने सोचा कि 6.8 पे तो हम पहुंच ही चुके हैं, चलो अब हम टारगेट रखते हैं 7% का। ये ज़्यादा हो गया इतना, फिर इस टाइम पे ये फिर गिर गए, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे गिरे हैं, ठीक है। अब 10th 5 ईयर प्लान आएगा, तो इस टाइम पे भी अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ठीक है। अब 7% अचीव नहीं हुआ है, इन्होंने बोला कि हम लोग करेंगे 8% अचीव। तो ये हुआ है 7.6% अचीव, ठीक है। टारगेट तो ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बट अल्टीमेटली इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या किया अटल बिहारी वाजपेयी ने? पीएसयू के अंदर रिफॉर्म करवाया भाई इसने, ठीक है। और इसने लीगल रिफॉर्म करवाए, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म करवाए, रिफॉर्म वगैरह करवाए। तो इससे हमारी इकोनॉमी जो है 7.6 पे पहुंच चुकी है। हमने कहाँ से शुरू किया था? 3.6 से, और हम पहुंच चुके हैं 7.6 पे, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। पीएसयू में रिफॉर्म हुए, लीगल रिफॉर्म हुए, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म हुए।
अब ये हो गया। अब 11th 5 ईयर प्लान हमारा आएगा। 11th 5 ईयर प्लान हमारा किसने प्लान किया? तो ये हमारा प्लान किया था सी रंगराजन ने। सी रंगराजन। कितना बाप नंबर ही तो बेटा 10 नंबर ही, तो वही रंगराजन है ना। राजन को रंग लग गया है, तो 1 और 1 11 होने चले हैं। ठीक है, तो इन्होंने टारगेटेड ग्रोथ रखा सीधा कितने का? 9% का। बट एक्चुअल में अचीव कितना हो गया? 8%। तो ये अच्छा है कि अगर हम टारगेट बड़ा रखते हैं ना, तो हमारा लगभग इतना भी अचीव हो जाए तो वो भी बाकी दिनों से बेटर होता है, बाकी सालों से बेटर। तो यहाँ पे 8% पे हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया जो थी ना, वो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है। क्योंकि सोचो ना कितना ज़्यादा एकदम इम्प्रूव हुए जा रहा है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम गिरे हैं। यहाँ पे हम 8% अचीव रखा तो हम 7.6 अचीव कर गए। 9% रखा तो हम 8% अचीव कर गए। तो हम यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। तो सी रंगराजन यहाँ पे क्या है? 11 11th 5 ईयर प्लान है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है इनका? इन्होंने इंक्लूसिव प्लान की बात की है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की है। तो यहाँ पे ये इंक्लूसिव की बात शुरू हो गई है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात। एक मिनट। नाइन्थ 5 ईयर प्लान था हमारा 1997 से 2002 तक। ठीक है, 10th 5 ईयर प्लान हमारा हो गया 2002 से 2007 तक। 11th 5 ईयर प्लान हमारा हो जाएगा 2007 से 2012 तक। अब हमारा आएगा 12th 5 ईयर प्लान। ओके, तो 12th 5 ईयर प्लान जो है ना हमारा, वो हमारा आएगा 2012 से 2017 तक। बट यहाँ पे हमारी सरकार बदल गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया था? यहाँ पे हमने कहा टारगेट क्या रखा था? इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, यही सोचा था। बट यहाँ पे मोदी आ चुका है। यहाँ पे फिर कहा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उन सब के ऊपर फोकस किया गया। देखो प्लानिंग कमीशन इतना अच्छा क्यों नहीं माना गया? मतलब इतना सब ग्रोथ वगैरह करवा दिया है, सारी चीज़ें हो गई है, बट इसको फिर अच्छा क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखो होता क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? पहला ये था कि ना, स्टेट का जो रोल था ना, स्टेट्स जो थे उनका बहुत ही लेस रोल हो गया था। ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन जो था, इसने क्या किया? इसने फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाया। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाया। इसको सुपर कैबिनेट कहा जाने लगा। ठीक है, क्या कहने लगा इसको? सुपर कैबिनेट। ओके, यहाँ पे फेडरलिज्म के इशू आए। फेडरलिज्म के यहाँ पे बहुत सारे इशू आए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि देखो ये क्या कर रहे थे ना, ये ऊपर से प्लान बना रहे थे। तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, वन साइज फिट्स ऑल। तो ये ऊपर से क्या कर रहे हैं? ऊपर से बोल रहे हैं यार, स्टेट्स में देख रहे हैं, उड़ीसा के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो उड़ीसा के लोगों को पता है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो उनको पता है। अब ये क्या कह रहे हैं? ऊपर से डाल रहे हैं, डायरेक्टली एनजीओ को फंड कर रहे हैं। तो ये काम चल नहीं रहा था इस वजह से। अब यहाँ पे क्या होता है? फिर क्या हो जाएगा? हमें पता ही है क्या हो जाएगा। यहाँ पे फिर हमारा आ जाएगा नीति आयोग। कब आएगा ये? 2015 के अंदर। तो ये जो था ना, ये नीति आयोग अच्छा था। क्यों? मतलब अच्छा है, अभी भी चल रहा है। वाई? क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना, ये डिसेंट्रलाइज्ड है।
डिसेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पे बॉटम अप प्लानिंग है ना। डिसेंट्रलाइज्ड है, बॉटम अप प्लानिंग है, और यहाँ पे ग्रास रूट डेवलपमेंट है। बॉटम अप प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज्ड है, बॉटम अप प्लानिंग है, और यहाँ पे ग्रास रूट डेवलपमेंट है। ओके, इसका चेयरमैन कौन है? इसका चेयरमैन है पीएम। ओके, और यहाँ पे जो फेडरलिज्म का इशू है ना, उसको यहाँ पे क्या बना दिया गया है? तो फेडरलिज्म के इशू को इन्होंने बनाया है कोऑपरेटिव, अरे कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अब ये कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बोल तो दिया है, बट ये है कैसे? तो देखो, ये ऐसे है हमारा ये ऐसे है कि इसके अंदर ना दो काउंसिल हैं। एक है गवर्निंग काउंसिल, और एक है रीजनल काउंसिल। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें स्टेट के और जिन यूटी के अंदर वो है, मतलब ये लेजिस्लेचर है, उसके सीएम प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये दोनों के दोनों इंक्लूड हैं। तो वो कॉपरेट करेंगे और आपस में कॉम्पिटिटिव, वो हेल्दी कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। और कौन कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे वॉइस चेयरपर्सन्स हैं। ठीक है, ये सब ऐसे याद रखना है। तो वॉइस चेयरपर्सन्स हैं, 4 फुल टाइम मेंबर हैं, वॉइस चेयरपर्सन है, 4 फुल टाइम मेंबर है, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। ठीक है, कहाँ से? यूनिवर्सिटीज़ से 2 पार्ट टाइम मेंबर हैं। ठीक है, एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ एक्स, एक सेकेंड, एक्स ऑफिशियल मेंबर हैं, एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, मतलब ये सारे के सारे मेंबर हैं अल्टीमेटली। तो कौन कौन है भाई? वॉइस चेयरपर्सन है, 4 फुल टाइम मेंबर्स हैं, पार्ट टाइम मेंबर है, यूनिवर्सिटी से मेंबर आ रहे हैं, एक्स ऑफिशियल मेंबर आ रहे हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। ठीक है, एक्सपर्ट्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, और कौन कौन है? सेक्रेटरी हैं, ये सब के सब मेंबर अल्टीमेटली। ठीक है, एक बात याद रखनी है कि जो प्लानिंग कमीशन था ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल था। नहीं नहीं, ये जो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन है ना, तो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन दोनों ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल थे। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ थी, और इन दोनों का जो पीरियड है ना, सिमिलैरिटीज़ बता रही हूँ मैं अभी इनके दोनों का पीरियड, उसका था 5 साल का, इसका टाइम पीरियड है 5 साल का या 10 साल का। दूसरी बात क्या था कि वहाँ पे पूरा का पूरा सोशलिज्म के ऊपर जोर था, तो स्टेट का सोशलिज्म के ऊपर पूरा जोर है, तो स्टेट का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा ये है नीति आयोग, तो यहाँ पे सोशलिज्म नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जो सरकार है वो क्या कर रही है, मॉनेटरी मतलब आरबीआई बना रहा है वही, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी बना के छोड़ रहे हैं। ठीक है, बाकी काम फिर ये आगे ये नीति आयोग देख रहा है कि किस तरीके से प्लान बनाना है, तो ये एक पॉलिसी बना के छोड़ रहे हैं बस। अब यहाँ पे क्या था, प्लानिंग कमीशन के अंदर पहला पॉइंट तो ये हो गया। प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या था, यहाँ पे पर्सपेक्टिव प्लानिंग थी। पर्सपेक्टिव प्लानिंग, इसका मतलब क्या होता है कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग दी गई है 20-25 साल की। ठीक है, कि भाई हमें हमारा आगे आने वाले 20-25 साल में हमारा ये पर्सपेक्टिव है, इस तरीके से।
जैसे कि उसमें कह रहे थे ना कि 15 साल के अंदर हमारा जो वो है पर कैपिटा इनकम है वो डबल हो जानी चाहिए, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है इंडिकेटिव प्लानिंग। तो इंडिकेटिव प्लानिंग के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो टारगेट देती है, ठीक है। किसको टारगेट दे रही है? तो ये पब्लिक सेक्टर को टारगेट दे रही है। तो पब्लिक सेक्टर को टारगेट करना है मैंडेटरी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये ना प्राइवेट को भी टारगेट दे रही है, ठीक है। प्राइवेट को भी ये टारगेट दे रही है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट को टारगेट करना है इंडिकेटिव, कि भाई आप करें चाहे ना करें, आपके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, बट हाँ ये हमारा एक इंडिकेशन है। तो क्या है, इंडिकेशन दिया जा रहा है, ठीक है। ये पर्सपेक्टिव प्लानिंग है। और एक और इसको एक तरीके की और प्लानिंग थी, इम्पेरेटिव प्लानिंग, प्लानिंग कमीशन के अंदर। इम्पेरेटिव प्लानिंग, इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है कि सरकार जो है वो डायरेक्टली प्लानिंग करेगी। तो इम्पेरेटिव प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि सरकार जो है ना वो कंट्रोल करेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। और डेमोक्रेटिक प्लानिंग में क्या होता है कि यहाँ पे लोगों की, पीपल की नीड्स के ऊपर फोकस किया जाएगा डेमोक्रेटिक प्लानिंग के अंदर। नीति आयोग के अंदर डेमोक्रेटिक प्लानिंग है, यहाँ पे लोगों की नीड्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम वगैरह के इशू को ज़्यादा देखा जाता है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ,